नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ न्यूज़ रिव्यूज। मैं दलजीत कौर वजीर हाजिर हूँ अपने शो चिट चैट विद दलजीत वजीर में। व्यूअर्स, आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं आमिर मकबूल वारजी, यूथ इंचार्ज भारतीय जनता यूथ मोर्चा डिस्ट्रिक्ट बारामूला। सर, यू आर वेरी मच वेलकम इन आवर चिट चैट शो। थैंक यू मैम। सर, सबसे पहले आप हमें और हमारे व्यूअर्स को अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताएं। ओके, मेरी जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में हुई है। बेसिकली हम बिलोंग नॉर्थ कश्मीर से करते हैं। वहाँ का एक जिला रोहमा रफियाबाद जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वहीं के फर्स्ट मिडिल स्कूल में मेरी 8 तक हुई। उसके बाद मेरी 12 तक गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रोहमा में हुई। उसके बाद मैं बाहर चला गया पढ़ने, क्योंकि ड्यू टू यहाँ पे जो हालात थे उनकी वजह से तो मैंने प्रेफर कर दिया कि मैं बाहर ये जो बाकी पढ़ाई है मेरी तो मैं वहाँ पे कर लूँ। तो उसके बाद मैंने RNTG कॉलेज कपासन जो है वो ज्वाइन कर लिया, रविंद्रनाथ टैगोर। तो 2012 में मैंने वहाँ से जो है अपना जो लक्ष्य था आगे जिंदगी का वो वहाँ से शुरुआत कर ली जिंदगी की। और मैंने बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में वहां से डिग्री हासिल कर ली 2000। उसके बाद मैंने जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था, तो मेरा मास्टर्स में सिलेक्शन हो गया इस्लामिक यूनिवर्सिटी। तो फिर मैंने वहां से मास्टर्स डिग्री कर ली। उसके बाद जो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो हालात हैं कश्मीर में, जब मैं यहाँ पे आया तो हालात की वजह से मुझे वापस फिर जाना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी एजुकेशन अभी और कंप्लीट करना चाहता था। तो मैंने उसके बाद ITI सॉफ्टवेयर एक कंपनी है वहां पे ज्वाइन कर लिया। तो वहां से मैंने आप जो है ITI सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने न्यू दिल्ली जाके दूसरी कंपनी है शिश्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, वहां से मैंने अपना जावा और वेबसाइट डिजाइनिंग कंप्लीट कर लिया। तो ये थी मेरी एजुकेशन की शुरुआत। ओके सर। सर, आपकी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कब और कैसे हुई? देखिए, पॉलिटिकल करियर की शुरुआत एक्चुअली मेरा जो है, मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा जो है वो एक पॉलिटिशियन ही हैं। तो मैं जब गांव में हम होते थे तो हालात ऐसे थे कि कश्मीर में बहुत ज्यादा जो है खराबी हो चुकी थी। तो अनसडनली जब पापा पॉलिटिशियन थे तो उनको यहाँ से अपना घर छोड़ के श्रीनगर में उनको एज ए सिक्योरिटी के अंदर रहना पड़ा। तो बट हम यहीं पे होते थे, तो हमने अपना घर नहीं छोड़ा उस समय। तो पापा को हम देखते थे पॉलिटिकल में, लोग आते थे, उनसे मिलते थे, उनसे हर एक मतलब हर बार उनसे। और हमारी जो गैप थी, जो मतलब अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए टाइम निकालते हैं, उनके टाइम देते हैं, वो चीज हमें नहीं मिली। तो हम देखते रहते थे। होता क्या था कि हम 2 भाई बहन थे उस टाइम। तो जब भी पापा की मीटिंग्स वगैरह में जाते थे, हम छोटे थे उस टाइम, तो हमें साथ लेके जाते थे, क्योंकि घर पे हमारा कोई देखभाल करने वाला नहीं था। तो उस टाइम हम जहन बढ़ता गया, देखते गए लोगों को दाएं बाएं क्या होता है, क्या कैसे ये चलता है। तो उसके बाद एक जहन में एक चीज आई कि बड़ा बेटे होने के नाते में क्यों ना पापा का हाथ बटाऊं, ये चीज ये देखना है। तो हम भी लोगों से उठने बैठने लगे, मिलने लगे, सोच समझ के ये सारी चीजों को समझने लगे। कहीं पे समस्या होती थी लोगों को तो हम उनके साथ कहीं पे जाते थे, ऑफिस वगैरह में। तो उसके बाद असेंबली इलेक्शंस होने स्टार्ट हो गए। तो पोलिंग बूथ एज ए पोलिंग बूथ एजेंट मैंने काम कर लिया। एमपी हो, वहां पे पोलिंग एजेंट हो, काउंटिंग एजेंट हो। तो ये शुरुआत जो थी बहुत कठिन थी उस समय। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे झंडा उठाना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है कश्मीर वैली में। हम जम्मू की बात करें तो वहां पे नॉर्मल है, बट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को उस टाइम लोग मतलब
दुश्मन समझते थे। ऐसा बिल्कुल। था भी कुछ नहीं, क्योंकि हम चलते थे लोगों में। पर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हमेशा लोगों ने साथ दिया, क्योंकि हम उनके साथ खड़े थे उस टाइम पे, उन हालात में। जी 90 2000 की हम बात करें, तो उसके बाद मैंने ये पॉलिटिकल शुरुआत, फिर हमारे माननीय अशोक कोल जी ने, जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की जो नया संगठन बना हाल ही में, तो उस टाइम हमारे श्री अरुण प्रभात जी थे, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं अभी। तो उन्होंने मुझे एक मौका दे दिया भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में एज ए जनरल सेक्रेटरी बारामूला में काम करने का। जी तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट थे, हालातों की वजह से जब बानीपुरा में किलिंग हुई, हमारे एक बहुत ही काबिल और होनहार, हमारे नौजवान जवानी में करूंगा, मेरे काबिल दोस्त थे वो, उनकी एक दुर्गनाथ हत्या कर दी गई, जो उस टाइम एक शौक से भी कम नहीं था वो। जी तो हमारे जो युवा मोर्चा के थे, उन्होंने उस टाइम जो है पार्टी से रिजाइन कर लिया। उन्होंने इस चीज को मान लिया कि थ्रेट्स है, बट ऐसा हमें नहीं लगा, किसी को भी उस टाइम कुछ नहीं लगा। सर, आपको नहीं लगा कि हमें भी थ्रेट्स आ सकते हैं या हमारी जान जा सकती है, कुछ ऐसा? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे को जी अभी तक 4 थ्रेट मिल चुकी हैं ऑलरेडी, वो भी कॉल्स के थ्रू, वो भी व्हाट्सएप। तो पुलिस ने उनको ट्रेस आउट भी करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप खुद डटे हो किसी मुकाम पे, आपको लगता है कि मैं सही हूं, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर मैं गलत हूं तो मैं अभी तक आपके सामने नहीं होता, पर हम सही हैं। तो हम 90 से चल रहे हैं, हमें अभी तक एक पत्थर नहीं आया। हम डरने वालों में से नहीं है। देखिए, मेरे दादा जो थे वो एक पुलिस ऑफिसर थे, उनकी जी हत्या जो है, मैं तो घर से उठा के उनकी हत्या कर दी। मेरे पापा को 2 फायर उस टाइम लगा दिए और वो नीचे जमीन पर गिर। मेरे दादाजी को हेडशॉट यहाँ से मार दिया गया। हम जी तब भी हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी आज हैं, और हिंदुस्तानी हरदम रहेंगे। चाहे हमारी बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितनी गंदी लाशें गिरे, हम हिंदुस्तानी ही रहेंगे। हमारे मन बिल्कुल में हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के लिए हमारी जान आती। तो उसके बिल्कुल। बाद जब उन्होंने रिजाइन कर दिया पार्टी से, तो हमारे हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी हैं श्री बिलाल सर, उन्होंने मुझे श्रीनगर बुलाया और मुझे इंचार्ज बारामूला युवा मोर्चा का बना दिया, ये जिम्मेदारी रख दी। जी उसके बाद हमारे माननीय अशोक कोल जी ने, जब भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन 2 मिशन जो है स्टार्ट कर दिया कोविड-19 में, उस जी टाइम मुझे एज ए कन्वीनर कोविड-19 का बारामूला डिस्ट्रिक्ट का बना दिया गया। जी। तो आज आप कारवान ऐसे पार्टी ही है। में सर, आज आप पार्टी में जिस पोजीशन पर हैं, वहां तक पहुंचना काफी मुश्किल है। इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको काफी हार्ड वर्क करना पड़ा होगा। इस बारे में डिटेल्स में हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेरी नजर से एक डिसिप्लिन वहां पे है। वहां पे माँ बेटा, बाप बेटा, ये सारी चीजें वहां पे नहीं है। जी मेरे पापा एक पॉलिटिशियन थे, तो मुझे नहीं लगता था कि अगर उस टाइम हमारी सरकार थी, हमारे नेतागण थे, तो वो मुझे कहीं पे भी उठा के बिठा सकते थे। जी जी बिल्कुल। तो किसी भी पोजीशन पे मैं अभी स्टेट प्रेसिडेंट भी हो सकता था। बट भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है जो उनके लिए नहीं है, बल्कि लोगों के लिए कुछ करे। जो ये इस चीज है काबिल हो। भारतीय जनता। वहां पे एलिजिबिलिटी देखी जाती है, वहां पे काबिलियत देखी जाती है, वहां पे हार्डवर्क देखा जाता है। वहां पे ये नहीं है कि भाई 4 बज गए, चलो आपका सेशन खत्म हो गया, आप घर जाइए। ऐसा जी कुछ नहीं है। वहां पे दिन रात पार्टी को दिन रात देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस हमने 2 घंटे पार्टी को दिए तो बाकी अपना काम कीजिए। नहीं, लोगों का जब भी जो भी मसला हो, आपको रहना है। मैं अभी
4 दिन हमारे माननीय रविंद्र रैना जी के साथ मैं रह के आया हूँ, वो नॉर्थ कश्मीर में जी थे। मैंने एक चीज, बोलते हैं कि जब आप किसी के साथ चलते हो तो आप कुछ ना कुछ सीखते हो, और बिल्कुल। मैं अपने आप में ये ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मुझे ऐसे मौके हमेशा दिया करे ताकि और कुछ सीखूं। तो माननीय रविंद्र रैना जी से उनको सिक्योरिटी आती, सर निकलना है 5-6 बजे का अलाउड है, बोलते नहीं, जब तक मैं लास्ट बंदे का काम करके नहीं, रात के 1 ही बजे मैं यहीं पे हूँ, मुझे किसी का कोई भी थ्रेट नहीं है, मैं रात के 1 बजे उनका काम करके जाऊंगा यहाँ से, तब जहां पे भी जाना है तब जाऊंगा। तो वो हमारे माननीय स्टेट प्रेसिडेंट है, तो हम तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं, तो हमें किस चीज का घुमन। जी जी बिल्कुल। सर आज अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? आई मीन किस फील्ड में अपना नाम बनाते? मेरा ऑलरेडी एक फील्ड बना हुआ है, मैं जी मतलब इतनी डिग्रियां लेके अगर मैं नहीं होता तो ये डिग्रियां मेरे काम आ जाती। जी मैंने बिल्कुल। सॉफ्टवेयर किए हुए हैं, मैंने जी अपना एक मुकाम बनाया होता, मैंने किसी जी प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन कर लिया होता, मैं वहां पे अच्छी सैलरी लेता, और बिल्कुल। पर वहां पे वो चीज से मैं लोगों की सेवा नहीं कर पाता। एक सेवा आप लोगों की करते हो, वो आपके मन में एक अलग एक खुशी आती है, उन जी लोगों की सेटिस्फेक्शन मिलती दुआएं, है। जहां पे आपको लोगों की दुआएं ले जा सकती हैं, वहां पे आपको जॉब वगैरह, हाँ वो भी जरूरी है, ठीक है, जब तक आप कुछ अर्न नहीं करोगे तब तक पॉलिटिक्स से थोड़ी ना ये चीज चलेगी। जी मेरा अपना दादाजी का बोलूं, मैं पापा का बोलूं, तो उन्होंने एक फील्ड बनाया हुआ था घर से, मतलब जमींदार हैं हम, तो जी हमारे पास अपना ऑर्चर्ड है, मे बी मैं वहां पे भी सेटल हो गया, मैंने अपना जी बिजनेस खोला होता, यहाँ पे तो एप्पल का ही बिजनेस है, तो वो खोला जी होता, तो वो खोल के मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर सकता था, 10 लोग मेरे साथ और जुड़े होते। पर ये चीज मानने में मैं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जो जी जी मुझे बिल्कुल। चाहिए थी। जी हमने सुना है कि आप आईजीपी ट्रैफिक बसंत राज जी को लाइक एंड सपोर्ट करते हैं और इनको दोबारा से लाना चाहते हैं। इतना ज्यादा सपोर्ट एंड लाइक करने का रीजन? देखिए मैं आपको बताता हूँ, बसंत राज जी को मैंने फेस फेस तो कभी देखा नहीं, ओके। बट जो भी देखा थ्रू सोशल मीडिया देखा, जी और बहुत हर बार इच्छा होती थी कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि ऐसे इंसान से मिलने का मतलब है कि आप कुछ सीखोगे, और मैं अपने आप को इतना काबिल मानता हूं कि मैं अगर किसी के पास जाऊंगा तो 2 चीजें सीख के ही आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बसंत राज जी के बारे में जब मैंने उनके सोशल मीडिया वगैरह पे देखा, तो मैंने एक सोचा कि चलो यार मैं इनकी बायोग्राफी थोड़ी सी पढ़ लेता हूँ, जान तो लूं ये इंसान बस शो ऑफ करने में है या पीछे भी इसका कुछ। जी बसंत राज जी एक्चुअली, जो मैंने उनके पे रिसर्च थोड़ी सी की है, मैं आपको वो जी बताना चाहता हूँ, आपके व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ। जी मैंने लिटिल बिट उनके बारे में जो बातें सुनी, देखी, पढ़ी, वो एक छोटे से गांव से आते थे और एक पुअर फैमिली को बिलोंग करते, बट ओके उनके हार्ड वर्क ने, उनका जो जन्म हुआ था 1972 में हुआ था, ओके। वो 2000 बैच के कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे, तो उनका जो मैं काम करने का तरीका देखता था वो मन को बहुत भाता था। जी वो एक्चुअली एक एजुकेटेड पर्सन थे, एजुकेशन जी मस्ट है आज की दुनिया में, जी और उन्होंने जो अपनी तालीम हासिल की वो जेएनयू से की, एमए इन सोशियोलॉजी थे, और जी जब मैंने सोशियोलॉजी, ये चीज में की कि उन्होंने एमए सोशियोलॉजी ही क्यों की, तो जी वहां से पता चला कि वो हमारी ही तरह है, हाँ नाम अलग है पर वो हमारी ही तरह सोशल वर्क करना चाहते। जी तो जब वो कश्मीर में आए, सोशल मीडिया पे वायरल हो गए, तो उनके काम करने का तरीका जो लोगों ने पसंद किया, तो हमेशा आपको कुछ पता है लोगों ने कि, क्रिटिसाइज भी तो किया। देखिए आपको जी मैं ये चीज बताता हूँ कि जिस पेड़ पे फल होते हैं ना,
जी। लोग उसी को मारते हैं, वहीं पे उसी को जाते हैं, पत्थर मारते चाहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। वो छाया में बैठना चाहें चाहे वो कुछ। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, उनको जी। मैं उनके बारे में तो बात ही नहीं करना चाहता, जी, क्योंकि बिल्कुल। जी एक हॉनेस्ट और डेडिकेटेड ऑफिसर थे, जी। उनसे प्रेरणा मिलती थी लोगों को काम जी, करने की। बिल्कुल। जी, आप जी। मानिए कि मेरे को अगर मैं बारामूला से अभी निकलूं श्रीनगर के लिए, तो मेरे को 2.5 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं आज की डेट में। पर जब बसंत राज जी थे तो मुझको सिर्फ 1 से 1.5 घंटा लगता था। कहीं जी, पे आपको ट्रैफिक जाम नहीं मिलता था, कोई काफ़ी ट्रैफिक स्ट्रिक्ट वायलेशन, पर्सन है वो। कोई ट्रैफिक वायलेशन नहीं। जी, हर एक चीज को ध्यान रखते थे, बैलेंस में चलते थे। ये रेडी जी, वाला है, इसका भी नुकसान नहीं होना चाहिए जी, सड़क जी, पे। पर वो उसे बोलते थे, हमने देखा है, मीडिया में देखा है कि भाई जी, जी, तेरे को रेडी लानी है, मैं तेरा रोजगार नहीं छीन रहा हूँ, पर तू थोड़ा सा साइड लगा ले जहां पे जी, ट्रैफिक ना रुके। तो जी, जी, वही चीज थी हमारे एक एक और ऑफिसर थे जिनका मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, शेख जी। आदिल सर, जो कि नॉर्थ कश्मीर ही से बिलोंग करते हैं। तो वो भी एक ट्रैफिक में थे और बड़े डेडिकेटेड ऑफिसर। सर, आप किसको अपना आइडल मानते हैं और क्यों? देखिए, मैं जी, आइडियल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, रिसेंटली मैं जी, इन्हीं को आइडल मानता ओके। हूँ। रीजन ये है कि अगर आप किसी मुकाम पे पहुंचते हो, जी, और आपका जो किसी मुकाम पे पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि आपको घूमन आ जाए कि मैं अब जी, बड़ा बन गया, अब ये जी, छोटे लोगों की बात क्या कर। जी, वो एक ऐसे ऑफिसर है ना, वसुंधरा जी, जिन्हें मैं अपना आइडल इसलिए मानता हूँ। वो एक जी, ऐसे इंसान थे कि जब उनको जॉब से सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद जी। भी वो बच्चों की काउंसलिंग करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मानती हूँ मैं आपकी ये बात। उसके बाद भी वो किसी अपना नंबर सोशल मीडिया पे वायरल कर देते थे। भाईजान, जी, किसी को भी जरूरत हो, एक कॉल कर दीजिए, नंबर लिख दीजिए, फोन भी करने का जरूरत नहीं है, एक मैसेज डाल दीजिए आपको जरूरत क्या है, एजुकेशन के जी, रिलेटेड। सिर्फ आपके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, मुझे बता दीजिए, मैं कहीं ना कहीं से जी। आपकी हेल्प। सर, इस टाइम जेके यूटी में नशा पीक पर है। नशे की रोकथाम के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए? इस पर आपके क्या सजेशन होंगे या क्या सजेशन देना देखिए, चाहेंगे? जी, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहता हूँ कि ये नशा क्यों और कहाँ से स्टार्ट होता है। जी। ये मैं सर, बदकिस्मती मानूं आपकी। सर जी, ज्यादा ब्रीफली मत जाइएगा। एक्चुअली टाइम लिमिटेड है हमारे पास, तो जी, प्लीज। कोई बात नहीं है मैम, मैं आपको लिटिल बिट्स कुछ बता देता हूँ। मैंने जी कहा कि सर। मैं आपको खुशकिस्मत मानूं या बदकिस्मत, ये चीज तो समझ में नहीं जी, आई। एक्चुअली हम रहते हैं एलओसी के पास, जी नॉर्थ बिल्कुल। कश्मीर है। बारामूला कुपवारा एक मैन पॉइंट है उनका, जी, जहां फिर ये हीरोइन आता है। तो 2019 की अगर हम बात करें या जी, 2019-20 अंटिल दिस टाइम तक, अभी तक 36.8 किलोग्राम हेरोइन और 49.7 ब्राउन शुगर पकड़ा गया है। जी, जो मैं सल्यूट करता हूँ जेएंड के पुलिस और हमारे ऑनरेबल एसएसपी जितने भी हैं, चाहे जी, बारामूला से शेरी रईस सर हो, डॉक्टर साहब हो, उनको मैं सल्यूट करता हूँ। उनकी कोशिशों की वजह से यहाँ पे ये बिद्दत आती थी वो रुक सी गई। ड्यू टू जी, कोविड की वजह से जो ये धंधा है ना, ये बहुत डाउन हो गया, डिक्रीज हो गया। जी बिल्कुल। यानी कि कश्मीर में, जेएंडके में 1500% ड्रग्स जो है वो बढ़ चुका है। बढ़ चुका है। जी, अगर हम 100% मानते हैं, ये 1500% बढ़ चुका है। जी, मेंटेलिटी इतनी खराब हो गई है लोगों की, ये ड्रग्स जी, में इन्वॉल्व किस लिए हो रहे हैं। पहले तो इनकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है। अगर इनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो जाए, प्रॉपर काउंसलिंग इनको कहाँ से मिलती, देखिए सरकार तो करेगी ही करेगी, उनका जी, उन्होंने ड्रग एडिक्शन सेंटर्स बनाए हैं। वो हॉस्टल्स, पुलिस हर एक महीने में एक प्रोग्राम
प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, लोगों को समझाती है क्या सही है क्या गलत। पर सबसे बड़ा फर्ज जो है वो पेरेंट्स का बनता है। पेरेंट्स का बहुत रोल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर पेरेंट्स ये सोचे कि मैं बच्चे को 500 रुपया 200 रुपया दे रहा हूँ, पर ये किस चीज के लिए दे रहा हूँ, इस पे थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए। अगर मेरा बेटा शाम को 2 दोस्तों के साथ आता है, मैं एक बार उन दोस्तों को पकड़ के ये बोलूं कि भाईजान, मेरा बेटा आपके साथ चलता है, तुम लोग करते क्या हो पूरे? कोई काम बिल्कुल नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई एजुकेशन नहीं। स्कूल में एक बार हमारे पेरेंट्स का एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, अपने व्यूअर्स से, सारे भी जितने भी बड़े छोटे देख रहे होंगे, मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ उनसे हाथ जोड़ के कि अपने पेरेंट्स का मान सम्मान रखो। आपके पेरेंट्स दिन भर, चाहे कोई लेबर है, चाहे कोई वेंडर है, चाहे कोई ड्राइवर है, वो दिन भर अपना पसीना बहा के ये 500, 1000, 2000 रुपया, इसका रीजन मेहनत क्या में लगे। बेरोजगारी हो सकती है? इसका रीजन बेरोजगारी तो नहीं है मैम, क्योंकि ये एक जी क्योंकि जो यूथ है, जो वो बेरोजगार है, उसे कोई काम काज नहीं मिल रहा, तो वो नशे की ओर अग्रसित हुआ। देखिए मैम, मैं ये चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि अगर यूथ एजुकेटेड है तो बेरोजगारी का तो सवाल ही पैदा नहीं। बिल्कुल देखिए, मैं यहाँ पे एजुकेटेड हूँ और मुझ में एबिलिटी है कोई भी एग्जाम क्रैक करने की, तो मैं कर सकता हूँ। अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना मैम, 24 घंटा वहीं बुक्स पे मरे ना, तो निकल सकता है हर एक एग्जाम में। बट यहाँ पे क्या, एक कश्मीर में जेके में जो 5 गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने एक लत लगाई थी मैम। यहाँ पे रीजन ये होता था कि बैकडोर एंट्रीज होती थी। मैं कोई खरीदार हूँ, मैं मोहल्ले का, मैं जाता हूँ मिनिस्टर के पास, भाईजान ये 5 लड़कों की नौकरी लगाई, ठीक है लगा दी। और वो नौकरी क्या होती थी मैम? 200 रुपया, 400 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपया। किसी स्कूल में चौकीदारी करना, किसी हॉस्टल में चौकीदारी करना, जिससे जो है हमारा यूथ खराब हो। रेगुलराइजेशन नहीं होगी, क्योंकि वो ऑर्डर्स ही वैसे बनते थे कि जिसमें रेगुलराइजेशन नहीं होती। तो यूथ बेरोजगारी चिंता का विषय है। यूथ की बेरोजगारी चिंता का विषय है। इसको दूर करने के लिए आपके गवर्नमेंट को क्या सजेशन है? मेरी सजेशन तो नहीं है, पहले मैं ये चीज कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टेप उठाया है इस पे। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, अगर आपके नॉलेज में होगा, रिसेंटली हमारे एलजी सर ने ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में आदेश दिए थे कि हर एक पंचायत से मिनिमम 5 लड़के उठाए जाए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। मैम, ना आपके पास सिक्योरिटी मांग रहे हैं, ना आपके पास कोई मॉर्गेज मांग रहा है, ना आपके पास कोई गारंटर मांग रहा है बैंक, तो इन्वॉल्व, यूथ बेरोजगार क्यों है? इन्वॉल्व हो जाओ ना। मैं काउंसलिंग कर रहे हैं, फ्री काउंसलिंग हो रही है, हर संडे सैटरडे फ्री काउंसलिंग हो रही है उनकी ऑनलाइन। मैं कोई आगे आने को तैयार ही नहीं है। मेरे को लगता है 100 में से 10% जो है जिनके पास एबिलिटी है वो आने के लिए तैयार है, 90% वही। इस टाइम गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल नहीं है जी, और काफी समय तक गवर्नमेंट जॉब्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं रहेगी। आप यूथ को कैसे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोटिवेट करेंगे? मैं हमारे यूथ से, जितने भी हैं, उनसे मैं एक ही गुजारिश करता हूँ, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम बहुत सारी है। अगर आप में एबिलिटी है, आप एग्जाम दे लो, क्वालिफाई हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है। आज ट्रांसपेरेंट है, आज डिजिटल इंडिया है, ट्रांसपेरेंट है। आज आपको सिफारिश पे नौकरी नहीं मिल सकती है, आज आपको पैसा देके नौकरी नहीं मिल सकती है। वो जमाना चला गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे साफ और शफाफ जो होगा उसी को नौकरी मिली जाएगी। अगर आप में दम है, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, तो आप आगे आ जाओ। आपके पास गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीमें हैं, उनका फायदा उठाओ। आपके पास खादी इंडस्ट्रियल विलेज बोर्ड है, उनसे आप लोन ले सकते हो। बाकी जो डीआईसी है, कोई प्रोजेक्ट आप ऐसा बनाइए जिसमें आप खुद नहीं बल्कि खुद के साथ 5 और युवा जोड़ सकते हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन,
जी, प्राइवेट सेक्टर तो अभी मेरे को लगता है कि अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो मेरे को एक टारगेट रहता है कि भाई मेरे पास 20,000 रुपए महीने का आने वाला है, बस इसी 20,000 के चक्कर में मैं पूरा घर चला लेता। पर जी बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप खुद भी चल सकते हो, 10 लोगों को और भी चला सकते हो। जी किसी पे डिपेंडेबल मत रहो, खुद जी की बिल्कुल। अवेलेबिलिटी जो है उसको सामने रहो। तो पिछले दिनों काफी कैबिनेट मिनिस्टर्स जे.एंड.के का दौरा करके वापस गए हैं। किस तरह के नए प्रोजेक्ट्स जे.एंड.के में लॉन्च हो रहे हैं? हमारे व्यूवर्स को डिटेल्स में बताएं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जी मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ, मैं तो फिलहाल कहीं और की जानकारी नहीं दे सकता, बट मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ। हमारे यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में माना जाता है गुलमर्ग, जिसे हम कहते हैं कि टूरिज्म के लिए बेस्ट है। बट जी अगर हम देखा जाए तो पूरा कश्मीर टूरिज्म के लिए बेस्ट है, बट जी सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर्स आए, हेल्थ सेक्टर्स में अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, जी टूरिज्म में अच्छा हो रहा है। हर जगह जहाँ पे भी कोई कमी है, हम लोकल रिप्रेजेंटेटिव उन्हें जाके बताते हैं कि यहाँ पे ये है, तो हो जाता है वो काम। मैं आपको अपने क्षेत्र की बात बताता हूँ। यहाँ पे हमारे साइड में घोषणा एक जगह है, विजिटॉप एक जगह है, कितरदेजी एक जगह है, जिसे हम मोंटदजी के नाम से, लिम्बर उड़ी साइड से एक जगह है। तो उन्हें टूरिज्म मैप में लाया गया रिसेंटली। तो जी उन्हें जब टूरिज्म मैप में लाने का मतलब था कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, वहां की सड़कें जो हैं खराब हैं वो सुधर जाएंगी, वहां का हेल्थ सेंटर सुधर जाएगा, वहां की जी जो पानी बिजली जो समस्या आम लोगों की है वो सुधर जाएंगी। हमारे मिनिस्टर्स, उन्हें तो दिल्ली में ही रहना था, वो कश्मीर में डोर टू डोर क्यों गए? इस गवर्नमेंट का मकसद ही यही है कि आप डोर टू डोर जाइए। आप ये मत सोचिए कि आप मंत्री हैं तो किसी के दरवाजे पे आप नहीं जाएंगे। नहीं, आपको जाना है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं इस पे आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने हर एक मंत्री को नॉर्थ कश्मीर में 72 मंत्रीज आए मैम, और हर जगह कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। मैं कह जी रहा हूँ कि मेरे टूरिज्म में सेक्टर में जो है वो काम स्टार्ट होने वाला है। अभी तक तो नहीं हुआ, प्रोजेक्ट बनाए, डीपीआर बने हैं। और जी मैं हमारे माननीय डिविजनल कमिश्नर जो हैं, डिप्टी कमिश्नर जो हैं, उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो उनके साथ खड़े रहे और उन्होंने इस काम में बहुत सारी हेल्प की लोगों की। हर जी एक, देखिए आज होता क्या है कि आपका जो लोकल गवर्नमेंट है, जी आजकल आपकी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी, लोकल है, 5 सरपंच। मैं खुद एक वार्ड मेंबर हूँ, ओके मैंने खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, मैं खुद एक वार्ड मेंबर हूँ। और आज की डेट में एक वार्ड मेंबर की भी चलती है मैम, जी जो पहले बिल्कुल नहीं होता था। आज जी आपका सरपंच एमएलए है, आपकी लोकल गवर्नमेंट है, आपको जो काम करना है सरपंच के पास जाइए। आपको जो काम करना है, कहीं पे जो भी कोई कमी है। मैम आजकल क्या होता था, जो हमने पिछली डेट में देखा कि यहाँ पे आपने काम नहीं किया है, बस नाम है काम का, और बिलें निकाली जाती थी। जी तो अब ये नहीं चलता है, अब बहुत मतलब ट्रांसपेरेंट है। और इस ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से आजकल आप नहीं देखोगे, जो एम्प्लॉय काम पे नहीं आता है, जो एम्प्लॉय टाइम पे नहीं पहुंचता है, उसे वहीं पे टर्मिनेट या सस्पेंड कर दिया जाता है, जो आपने जी रिसेंटली देखा। जी सर 370 जम्मू कश्मीर के लिए ठीक था या गलत? क्या जे.एंड.के स्टेट को 2 यूटीज में बदलना सही डिसीजन था? मेरे हिसाब से तो सही था ये चीज, क्योंकि 370 से आपको मिला क्या? पहले तो हकीकत में मैं खुद की बात करूं तो मुझे जब तक ये पता ही नहीं है किसी को कि 370 है क्या, 35 है क्या। ये तो बस हमारे फारूकुल्लाह साहब ने, हमारी महबूबा मुफ्ती जी ने, हमारे जो अन्य नेताज हैं 5 गवर्नमेंट्स के, उन्होंने एक जमा पूंजी अपनी रखी थी। तो इससे युवा जो है उसको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। उनके रिश्तेदारों को नौकरियां मिल रही थी, उनके लैंड ट्रांसफर उनके लिए हो रहे थे,
हमारे लिए तो नहीं हो रहे। 300 यहाँ पे बोला जाता था 370 टूटेगा को आपकी सारी जमीन जो है ले ली जाएगी, आपका कोई वो नहीं रहेगा। मैं मुझे एक भी बंदा ऐसा दिखाई, एक भी बंदा जी जेके में ऐसा दिखाइए 370 टूटने के बाद में एक भी बंदे की जमीन ली गई, नहीं ली गई। हाँ, ली गई तो स्टेट लैंड, ली गई जी तो घास चराई, जिसपे जी गवर्नमेंट का अधिकार है जी वो। क्योंकि मैं रोहामा की बात करूं, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मैं रोहामा की बात करूं, हमारे यहाँ पे डिप्टी सीएम रह चुके हैं ऑनरेबल दिलावर मीर साहब, मिनिस्टर रह जी चुके हैं, उनके बेटा अभी एमएलए रिसेंटली बना था। जी हमारे पास तहसील आया है जिसके मैम 10 साल हो गए, तहसील पटवार खाना जिसके साल 30 साल हो गए, उनके लिए जगह नहीं थी। वो अभी भी रेंट बेस, जितने भी गवर्नमेंट यहाँ पे दफ्तर हैं वो अभी रेंट बेस पे हैं। तो ये किसको करना चाहिए था? अगर 70 सालों में इन्होंने ये डेवलपमेंट की होती तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नया सोचती, पर नहीं है। जी अभी तक आप देखिए 25 नए नेशनल हाईवेज इंक्रीज हो गए, तो वो जी किसकी वजह से? सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों की बेहबूदी के लिए और जो लोगों की भलाई के लिए काम करती है 24 घंटा। जी। तो डेली वेजर्स हर जगह गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनको परमानेंट करने के लिए गवर्नमेंट के साइड से क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? ये सब अपनी लेकिन सर्विसेज तो दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इनकी सर्विसेज दे रही है तो इनको परमानेंट करने में क्या प्रॉब्लम है? मैम, इनको परमानेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जी बट टोटल जो है जी 60,000 डेली वेजर्स है टोटल बेस। जी मैंने आपको जी पहले ही कहा था कि अगर मैं किसी जी मोहल्ले का खरीदार था तो मैं जाता था मंत्री के पास, ये लेता था और वो ऑर्डर थमा देता था। पर हम जी ऐसे नाकारा थे कि हम वो ऑर्डर नहीं पढ़ते थे, ये परमानेंट है कि ये डेली वेज है। और यही चीज जी है, ये 60,000 टोटल है मैम, इसकी बेस जो है वो 60,000 है। और पर जी लास्ट पीडीपी गवर्नमेंट में इसे 1,20,000 बना दिया गया। जी मैम ये 1,20,000 आएगी कहाँ से? जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पूरे 60,000 की सर्वे नहीं करती तब तक मैम जी ये एम्प्लॉयमेंट ये परमानेंट नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें 60,000 का गैप है। तो वो देखना जी पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ेंगे, एक एक चीज चेक करनी पड़ेगी। मैंने बोला मैम ये ट्रांसपेरेंट है। जी अभी तक जो चलता था वो नहीं चलेगा। अभी तक सिफारिशों पे नौकरियां लगती थी, पर आज के बाद अभी से ये दम पे जितनी मेरी में काबिलियत है मैं उतना ही कर सकता हूँ। तो आने वाले इलेक्शंस में कश्मीर वैली में बीजेपी पार्टी को कितनी सीट मिलने के चांसेस हैं? आपकी और मैम आपकी आज पार्टी की क्या कोशिश रहेगी कि बीजेपी पार्टी मैक्सिमम सीट्स हासिल करे? भारतीय जनता पार्टी तो इस बार सरकार बनाएगी, वो भी अपने जी बलबूते पे। और जी इसके लिए हमने जो कदम उठाए थे वो सही जी उठाए। 370 टूटा, वो एक सही जी कदम था जो हकीकत में कश्मीर के लोगों के लिए ही था। देखिए मैम, यहाँ पे क्या होता था, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी ने कुछ स्कीम्स लॉन्च की थी। जी जनधन योजना हमारी थी। एक गरीब जी माँ जिसके पास पैसे नहीं होते थे वो खाता नहीं खुलवा सकती, खाते से जी उसका इंश्योरेंस नहीं होता था, कुछ उसे जो लाभ मिलना चाहिए था वो उस तक नहीं पहुंचता था। ये जी बीजेपी है जिन्होंने होते अपने डोर स्टेप पे उनके खाते खुलवाए, वो भी फ्री। जी हमारी जीवन ज्योति बीमा योजना थी, हमारी अटल पेंशन योजना थी, जी हमारी मुद्रा योजना थी, हमारी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना थी, हमारे पास आयुष्मान भारत। आप मान के चलिए कि आपके पास अभी गोल्डन कार्ड है, किसी भी जी एम्प्लॉय हो या कोई डायरेक्टर हो या चीफ जस्टिस हो, उसके पास भी उसके जेब में अभी गोल्डन कार्ड है। 5 लाख का फ्री इंश्योरेंस वो जी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दिया है। ये हेल्थ कुछ इंश्योरेंस। मुद्दे हैं जो हम लोगों के बीच में जाएंगे, जो बोलेंगे, जो उन्हें समझाएंगे, और जिन्होंने इन चीजों से लाभ लिया है, आपके फ्री गैस कनेक्शन हुए, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो आपके पास पहुंची, हर एक गांव में पहुंची, जहां पे नहीं पहुंचती थी पिछले 70 सालों में वहां पे नरेंद्र भाई मोदी ने पहुंचा दी। ये उनकी जी कोशिश है मैम। ये भारतीय जनता पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर में अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगी और कश्मीर वैली में
कम से ओके कम 15 से 18 सीटें हम लेके जाएंगे, ये मैं आपको आज लिख के देता हूँ। ओके जी सर। सर आपको फैमिली की कितनी सपोर्ट रहती है? हमारी फैमिली तो पॉलिटिशियन ही है, हमारा जी 24/7 पॉलिटिक्स ही चलता है घर पे, और हम जी लोगों के साथ हमेशा रहते हैं। तो मेरे में मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, व्यक्ति नहीं है जो हमें पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं करता है। हमारी फैमिली जी के तरफ से मेरे को, मेरी फैमिली को पूरा सपोर्ट रहता है कि हम लोगों के काम करें। एज ए सोशल वर्कर, एज ए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं हमेशा 24 घंटा लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। तो न्यूज रिव्यूज की पूरी टीम आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देती है आपको। थैंक यू। सो मैं बिफोर कंक्लूडिंग जी, आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे? मैं अपने युवाओं से हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि जितनी भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनका लाभ उठाएं। हर एक, अगर आप में एबिलिटी नहीं है उसे करने की, कम से कम दूसरे को बताएं। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आपके लिए किया है उसे घर घर तक पहुंचाएं और हर एक चीज का लाभ उठाएं। और ये ड्रग्स से दूर है, ये आपकी बहबूदी के लिए नहीं है। जो लोग कश्मीर को खोखला करने में लगे थे पिछले 70 साल, वो जी अभी तक चुप नहीं बैठे हैं। मैं हाथ जोड़ के लोगों से यही विनती करना हूं, उनसे दूर रहें। वो लोग आपके मुस्तकबिल के खिलाफ हैं। एक ब्राइट फ्यूचर अपना बनाएं, एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, अपने आप को हेल्थ सेक्टर की तरफ ध्यान दें, अपने आप को खुश रखें, अपनी फैमिली को हैप्पी रखें और अपने पेरेंट्स का आदर करें। बिल्कुल सर, अपना प्रीशियस टाइम शो को देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। व्यूवर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही किसी नई पर्सनैलिटी से विद आवर शो चिट चैट विद दिलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत।